नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। HIV पॉजिटिव शिक्षक को मिला पश्चिम बंगाल के NGO द्वारा संचालित स्कूल में नौकरी का प्रस्ताव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध में मोर्चे पर खड़ी हुई सदफ शब्बीर और फहीम मट्टू, सुनेंगे इनकी कहानी। लंदन फैशन वीक में रैंप पर थिरक रही थी व्हीलचेयर। ओडिशा में ड्रोन ने दिव्यांग के दरवाजे पर गिराई पेंशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से MBBS की इन खाली पड़ी सीटों पर फैसला लेने को कहा। क्या 40% दृष्टिबाधित लोग फिजियोथेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं? हाईकोर्ट ने पूछा राज्य परिषद से महाराष्ट्र में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों और अधिकार कार्यकर्ताओं से एक्सेसिबिलिटी में सुधार के लिए मांगे हैं सुझाव। यदि रोजगार के दौरान हुई है 40% विकलांगता और सरकारी कर्मचारी का किया गया है कैडर डाउन, तो उसके वेतन पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव, कहा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। श्रीलंकाई महिला के साथ सर्जरी में लापरवाही का मामला। रायबरेली में वादाकारियों के लिए की गई है व्हील चेयर की व्यवस्था। घर में घुसकर विकलांग के परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। दिव्यांग छात्रों ने भजन प्रस्तुति करके मोह लिया दर्शकों का मन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books
both informative and fictional in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर है कोलकाता से। HIV पॉजिटिव विशेष शिक्षक, जिसे मानसिक अक्षमता और सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए एक स्कूल में उसके नियोक्ताओं द्वारा लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। इनको HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शिक्षण कार्य की पेशकश की गई है। जिस संस्था ने उन्हें छुट्टी पर भेजा था, उसने जोर देकर कहा है कि उनकी नौकरी बरकरार है और छुट्टी पर भी उन्हें वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, इनके साथ जो हुआ है वो आज के युग में अस्वीकार्य है। उनके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं और वे अपने PhD की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे योग्य व्यक्ति को HIV पॉजिटिव होने के कारण नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। NGO ने इस संदर्भ में कहा है कि हमें खुशी होगी अगर वे हमारे स्कूल में एक विशेष शिक्षक की नौकरी की पेशकश स्वीकार करते हैं। शिक्षक को उसके नियोक्ताओं द्वारा लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था। जब उन्हें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव थे, इस डर से कि वे अपने छात्रों को वायरस संक्रमित न कर दे, इसीलिए स्कूल ने उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा। जिस स्कूल सह आश्रय में वो 4 साल से काम कर रहे थे, उसके अधिकारी और वहाँ के बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वे इस शिक्षक को आसपास रखने में सहज नहीं है। स्कूल का कहना है कि हमने उनसे उनकी नौकरी नहीं छीनी है। हमने उन्हें बताया है कि उन्हें अपना सामान्य वेतन मिलता रहेगा, क्योंकि हम डॉक्टरों के एक पैनल और माता पिता के निकायों के साथ उनकी मौजूदा स्थिति और जोखिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से निपटते हैं जिनकी प्रवृत्ति है शिक्षकों को काटने की। हम कोई चांस नहीं ले सकते। हम उन्हें किसी अन्य भूमिका में नियुक्त करने पर भी विचार कर रहे हैं, जहां उनका छात्रों से सीधा संपर्क नहीं हो सकता है। इसी बीच HIV पॉजिटिव रोगी, जिनकी रविवार को MSW में परीक्षा की गई थी, ने कहा है कि वो स्कूल की कार्रवाई से आहत हुए हैं। उसी स्कूल वापस जाने के बजाय दूसरी नौकरी में शामिल होना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। अगर मुझे पढ़ाने की अनुमति नहीं है तो मैं कहीं और अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया में रिपोर्ट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत इस व्यक्ति के लिए न्याय मांगा गया। दोस्तों, अब खबर है कश्मीर से। 3 दशकों से केंद्र सरकार की आंगनवाड़ी योजना में काम कर रही 47 वर्षीय विकलांग कश्मीरी महिला जम्मू कश्मीर में नए मानव संसाधन नीति और वेतन भुगतान में देरी के खिलाफ विरोध की अग्रिम पंक्ति में है। इस साक्षात्कार में फहमिदा अख्तर ने महिला श्रमिकों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए उनके संघर्ष और लड़ाई में उनके द्वारा लगाई जाने वाली ऊर्जा के बारे में बात की। फहमिदा अख्तर का जन्म अप्रैल 1975 में कश्मीर के दक्षिणी अनंतनाग जिले में सेब उत्पादकों के घर हुआ था। उनके पैरों में विकलांगता थी। बिना सहारे के चलने में असमर्थ 47 वर्षीय कश्मीरी महिला आंगनबाड़ी महिलाओं के चल रहे विरोध की अग्रिम पंक्ति पर है। रूढ़िवादी मुस्लिम बहुल घाटी में शादी न करने का विकल्प चुनने वाली अख्तर हमेशा समाज सेवा और सक्रियता का जीवन जीती आ रही हैं। उनका पहला काम आंगनवाड़ी सहकर्मियों की देखरेख करना, बच्चों के रोजाना खाने पर नजर रखना और उन्हें पढ़ाना था। उन्हें 250 रुपए महीना मिलते थे। आज अख्तर को प्रति माह 5,100 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण मई 2022 से उन्हें अपनी आय प्राप्त नहीं हुई है। एक और कारण ये भी है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह वेतन पाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बल बनाती है,
कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के कई साल इस काम के लिए समर्पित किए हैं और वे इलाज के लायक है, आत्मसम्मान के लायक है। दोस्तों, मोर्चे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष जैसे कि हरियाणा और त्रिपुरा में की जा चुकी है होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त लाभ तक कोई सेवानिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रति कर्मचारी 5 लाख रुपए और प्रति सहायक 3 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और 3,000 रुपए की मासिक पेंशन भी मिलनी चाहिए। श्रमिकों ने कहा है कि यदि वे किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उन्हें अलग करने की बजाय उन्हें उनके वर्तमान स्थान के गांव के आसपास के वार्ड में समायोजित किया जाना चाहिए। दोस्तों, भले ही वो बैसाखी के बिना चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अख्तर अनंतनाग में अपने घर से श्रीनगर में से प्रेस एनक्लेव तक 60 किलोमीटर की यात्रा करती है और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे बैठती है। हाल ही में 20 दिसंबर 2022 को वो मीडिया और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तैनात पुलिस अधिकारियों से बात करती दिखाई दी। दोस्तों, आज की हमारी अगली खबर है लंदन फैशन वीक से। फैशन डिजाइनर विक्टोरिया जेनकिस ने शुक्रवार को लंदन फैशन वीक में रैंप पर विकलांग लोगों के लिए बनाए स्टाइलिश और व्यावहारिक कपड़ों का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य बाजार में अंतर को दूर करना था। अनहिडन, अ न्यू एरा इन फैशन। इस इवेंट में लगभग 30 मॉडल्स को दिखाया गया जो सभी विकलांगता, पुरानी स्थिति या दृश्य अंतर के साथ रहते हैं। फुटवेयर ब्रांड कर्ट ने विक्टोरिया ने मीडिया को बताया कि अनहिडन एक अनुकूली फैशन ब्रांड है, मुख्य रूप से विकलांग लोगों के फैशन में शामिल करने पर लक्षित है। विक्टोरिया ने कहा, उन्होंने पहली बार 2016 में अस्पताल में रहने के दौरान सभी शरीरों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए कपड़ों के लिए बाजार में एक नया उत्पाद लॉन्च किया था। हैरानी की बात है कि टॉमी हिलफिगर सहित केवल कुछ एक ब्रांड्स ही सभी के लिए इस तरह के फैशन की पेशकश करते हैं। उन्होंने अपने खुद के ब्रांड को स्थापित करने के लिए एक परिधान प्रौद्योगिकी विद के रूप में अपने पिछले अनुभव का उपयोग करने का फैसला किया। वे कहती है कि जब मेरे पास ये विचार आया था, तभी ये कल्पना मेरे मन में प्रकाश की तरह चमक उठी। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मदद करती है, लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों को भी इससे प्रभावित देखना चाहती हूँ। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें मैं अपने हाथों से कपड़े पहनने में सक्षम देखना चाहती हूँ। विक्टोरिया ने इसी के साथ एक रॉयल ब्लू शर्ट का प्रदर्शन किया जो आसानी से खुलता और बंद होता है, क्योंकि जिन लोगों को स्ट्रोक होता है वो बटन के साथ संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बाह के नीचे और भी खुली जगह है ताकि उपचार से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे अपनी बाह तक डॉक्टर का हाथ पहुंचा सके। ये गरिमा के बारे में है। मॉडल और सामग्री निर्माता जेसिका पिंग वाइल्ड, जो एक कृत्रिम पैर का उपयोग करती है और उपयुक्त पतलून खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, उन्होंने कहा कि अनहिडन जैसा ब्रांड एक बहुत बड़ी पहल है। विकलांगता के बिना विविधता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये एक आखिरी टैबू है। लोग अभी भी डी शब्द से डरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अक्षमता कोई बुरा शब्द नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी अनोखी खबर आ रही है ओडिशा से। ओडिशा में रहने वाले ग्रामीण लोगों को एक अनोखा अनुभव मिला है जब एक ड्रोन उनके गांव में उड़ता हुआ आया और हेतराम की पेंशन उनके घर के दरवाजे पर गिरा दी। दोस्तों, आज विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो मच्छर भगाने वाले स्प्रे, कीटनाशक या हथियार गिराने के लिए हो। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में एक लाभार्थी को विकलांगता पेंशन भेजने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भलेश्वर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के बुटकपाड़ा गांव में दिव्यांग हेतराम सतनामी रहते हैं। पेंशन लेने के लिए ग्रामीण पंचायत कार्यालय उन्हें जाना पड़ता है, जो गांव से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब बात दिव्यांग लाभार्थियों की आती है तो उनकी पीड़ा की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि ग्रामीणों को शनिवार को एक अनोखा अनुभव मिला जब उन्होंने एक ड्रोन को उड़ते हुए आते देखा और फिर इस ड्रोन ने हेतराम की पेंशन उनके दरवाजे पर गिरा दी। पेंशन पाकर हेतराम गांव के सबसे सुखी व्यक्ति थे। हेतराम ने कहा, हमारा गांव जंगलों से घिरा हुआ है,
पंचायत कार्यालय हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है। सरपंच ने ड्रोन की मदद से पेंशन का पैसा भेजा है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। संपर्क करने पर सरपंच सरोज अग्रवाल ने बताया कि हमारी पंचायत का एक गांव भुटकपाड़ा जंगलों के अंदर स्थित है। वहां हेतराम सतनामी नाम के दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं जो चल नहीं सकते। वो जन्म से ही ऐसे है। पहले उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही थी। मैंने उनके लिए मधु बाबू पेंशन करवा दी है। जैसा कि मुझे पता है कि विदेशों में ड्रोन के माध्यम से लेख भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं, मैंने एक ड्रोन का भी ऑर्डर दिया और इस ड्रोन की मदद से सतनामी को पेंशन भेजी गई। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयं सेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब मामला सुनते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को बेंचमार्क विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित खाली सीटों को उस पैमाने पर खरा नहीं उतरने वाले दिव्यांगों से भरने के लिए एक प्रतिवेदन पर केंद्र से नीतिगत निर्णय लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली एक पीठ ने केंद्र से विकलांगता मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाले MBBS प्रत्याशी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसने दिव्यांगों के लिए आरक्षित खाली सीटों में एक पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने की मांग की है। चलने फिरने में स्थायी रूप से असमर्थ प्रत्याशी ने नीट UG 2022 में 96.06 परसेंटाइल हासिल किया था और उसे विकलांगता मापदंड से 40% से कम पाया गया था। ये मापदंड शिक्षा में आरक्षण के दावे के लिए तय किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बेंचमार्क विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों से चिन्हित सीट को सामान्य श्रेणी की सीट में तब्दील कर उसे किसी गैर विकलांग को आवंटित करना अनुचित होगा। न्यायमूर्ति शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा है कि केंद्र को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निश्चित ही गौर करना चाहिए और वो कोई भी नीतिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने केंद्र से अपना जवाब दाखिल करते हुए अपना रुख बताने को कहा है। उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से भी इस अर्जी पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को की जाएगी। दोस्तों, अब खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट से। अदालत ने 40% दृष्टिबाधित एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें
फिजियोथेरेपी कोर्स करने की अनुमति मांगी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल OTPT काउंसिल से पूछा कि महाराष्ट्र में किसी व्यक्ति को फिजियोथेरेपी का अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए दृष्टि दोष का कौन सा स्तर स्वीकार्य है। सरकारी वकील पूर्णिमा H कंठारिया द्वारा मीडिया को बताया गया कि नियम के अनुसार 40% दृष्टि हानि वाले MBBS पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति गौतम S पटेल और न्यायमूर्ति नीला के गोखले की खंडपीठ ने पूछा कि फिजियोथेरेपी के लिए इसकी अनुमति क्यों दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि फिजियोथेरेपी का पूरी तरह से अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए 40% विकलांगता बहुत अधिक हो सकती है। इसने ये जानने की कोशिश की कि दृष्टि दोष का स्तर क्या होना चाहिए। फिजियोथेरेपी के पूर्ण स्पेक्ट्रम अभ्यास के लिए स्वीकार्य कितना स्तर होना चाहिए। क्या 40% हानि वाले उम्मीदवार को गहन देखभाल इकाइयों में भाग लेने और सर्जरी करने का अधिकार दिए बिना सीमित या प्रतिबंधित अभ्यास की अनुमति दी जा सकती है। इसने ये भी जानने की कोशिश की है कि इन शर्तों को कैसे लागू किया जाए, निगरानी कैसे की जाए और विनियमित कैसे किया जाए। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर विकलांग व्यक्तियों और अधिकार कार्यकर्ताओं से एक्सेसिबिलिटी में सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं। 3 दिसंबर 2022 को भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर का व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने के उद्देश्य से एक्सेसिबिलिटी पर एक समिति का गठन किया था। ऑडिट का उद्देश्य न्याय प्रणाली में पहुंच सुनिश्चित करना था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ इंटरफेस में अक्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझना था। जस्टिस S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली समिति के पास भौतिक और साथ ही कार्यात्मक पहुंच दोनों के लिए एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने का अधिकार है। उसी के मद्देनजर अब समिति ने सुप्रीम कोर्ट की सुविधाओं को नेविगेट करने में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों से इनपुट्स एकत्र करने के लिए प्रश्नावली जारी की है। ये प्रश्नावली ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव कार्यवाही की सुविधा विकलांगों के अनुकूल है, क्या विकलांग हितधारकों से जुड़े सभी मामलों में BC को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और ऐसे अन्य कई मुद्दे। साथ ही प्रश्नावली हितधारकों से सुझाव भी मांगती है कि क्या किसी मामले में सभी पहलुओं तक प्रभावी पहुंच की सुविधा के लिए वकीलों, वादाकारियों, न्यायाधीशों, कानून क्लर्क्स और विकलांग इंटर्न्स से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष प्रणाली होनी चाहिए। प्रश्नावली में मौजूद सवाल उन तरीकों के बारे में हैं जिनसे शारीरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग अनुभव को भी और अधिक आरामदायक बनाया जा सके। दोस्तों, आइए अब मुड़ते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट से आ रही इस खबर की तरफ। एक फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी पर रहते समय 40 या उससे ज्यादा अधिक प्रतिशत की विकलांगता से पीड़ित होता है तो अधिकार के रूप में ऐसे कर्मचारी का वेतन और अन्य लाभों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सेवा जारी रखने के लिए उसे कैडर के डाउनग्रेडिंग का लाभ मिल सकेगा। जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने MB जयदेवैया की ओर से दायर याचिका की अनुमति देते हुए ये स्पष्टीकरण दिया कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC द्वारा जारी सामान्य आदेश को रद्द कर दिया है और ड्राइवर के पद पर लागू याचिकाकर्ता के वेतन को बहाल करने का निर्देश दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता वर्ष 2002 में अपने कैडर के डाउनग्रेड होने से पहले प्राप्त कर रहा था और उसे साथ ही साथ बकाया वेतन का भुगतान करने और अन्य सभी परिणामों लाभों का विस्तार करने का निर्देश भी दिया गया है। विकलांगता अधिनियम की धारा 47 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि सरकारी योजना में गैर भेदभाव से संबंधित आदेश दिए जाने चाहिए। कोई भी प्रतिष्ठान सेवा के दौरान अक्षमता प्राप्त करने वाले कर्मचारी को रैंक से दूर या कम नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी अगली खबर है मद्रास हाई कोर्ट से। यहाँ पर हाल ही में एक प्राइवेट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को एक श्रीलंकाई महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है, जो खराब सर्जरी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गई। जस्टिस G चंद्रशेखरन ने कहा
कि डॉक्टरों और अस्पतालों को महिला के चिकित्सीय इतिहास के बारे में पता था और फिर भी उचित एहतियात के बिना ही सर्जरी जारी रखी गई और इस सर्जरी के बाद महिला को स्थायी विकलांगता के साथ छोड़ दिया गया। अदालत ने कहा कि डॉक्टर ने क्लाइंट को उपचार में शामिल जोखिमों के बारे में सलाह देना चाहिए और रोगी के लिए सबसे उपयुक्त उपचार का विकल्प चुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक डॉक्टर का ये कर्तव्य बनता है कि वो निर्णय करे कि इस मामले को लेना है या नहीं, कौन सा उपचार देना है। ये तय करने में भी देखभाल का कर्तव्य और उपचार के उसके प्रशासन में देखभाल का कर्तव्य डॉक्टर के पास ही होता है। इस मामले में महिला जो पहले IVF उपचार से गुजर चुकी थी, उसने प्रतिवादी अस्पताल में एक और बांझपन के उपचार के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसे गर्भाशय से फाइब्रॉइड निकालने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और एडहेसियोलिसिस सर्जरी करने की सलाह दी। मामले की पूरी जांच करने पर अदालत ने पाया कि अस्पताल के अधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई थी। अदालत ने कहा कि अस्पताल महिला को दर्द और पीड़ा और उसके कारण हुई स्थायी विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे महिला को वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक ब्याज के साथ 40 लाख रुपए का मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि बार बार की गई सर्जरी ने वादी के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डाला है, जिससे उपचार की अवधि के दौरान उसे बहुत दर्द और पीड़ा हुई। संभवतः वादी फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। उसे बार बार सर्जरी से संबंधित अन्य विकलांगताओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए प्रतिवादी वादी को उसके कारण हुए दर्द, पीड़ा और अक्षमता के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। यहाँ पर सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वादाकारियों की सुविधा को देखते हुए कचहरी परिसर में व्हील चेयर की व्यवस्था की है। अध्यक्ष कमलेश चंद्र पांडे ने बताया है कि जो वादाकारी पैरों से विकलांग है या फिर बीमार है या फिर चलने में लाचार है, उनके लिए बार ने व्हील चेयर की व्यवस्था की है। कोई भी वादाकारी बार कार्यालय से इसको प्राप्त कर इसका उपयोग कर सकता है। प्रयोग करने के बाद उसे वापस इसे बार कार्यालय पहुंचाना होगा। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। यहाँ पर थाना रसूलपुर क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर विकलांग और उसके परिवारी जनों को लाठी डंडों से तथा सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की थाने में तहरीर कर दी गई है। लालपुर निवासी लायक सिंह विकलांग है। उनके घर पर गांव के रहने वाले दबंगों ने हमला बोल दिया। वो लोग घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे। घुसते ही लायक सिंह और उनकी पत्नी तथा बच्चों को गालियां देने लगे। विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडों तथा लोहे की सरियों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग आ पहुंचे। उन्होंने हमलावरों से उन्हें बचाया। लायक सिंह का कहना है कि वे लोग पहले भी कई बार हमला कर चुके हैं। लायक सिंह थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के सराहनपुर से। यहाँ पर नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर भंडारे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नेत्रहीन बालकों द्वारा शिव स्तुति और भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय शर्मा संस्थापक ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन का कार्य समाज में प्रेरणा देता है कि हमारा नेत्रहीनों और विकलांगों के प्रति एक कर्तव्य बनता है। अध्यक्ष श्री अशोक पुंडिर ने कहा कि नेत्रहीनों की सेवा ही समाज की सच्ची सेवा है। आज जिस प्रकार ये आत्मनिर्भर बनने की कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कार्यक्रम में कई विकलांग लोगों ने भजन प्रस्तुत किया और अपने सुरों से श्रोताओं का मन मोह लिया। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। HIV पॉजिटिव शिक्षक को मिला पश्चिम बंगाल के NGO द्वारा संचालित स्कूल में नौकरी का प्रस्ताव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध में मोर्चे पर खड़ी हुई सदफ शब्बीर और फहीम मट्टू। सुनेंगे इनकी कहानी। लंदन फैशन वीक में रैंप पर थिरक रही थी व्हील चेयर। ओडिशा में ड्रोन ने दिव्यांग के दरवाजे पर गिराई पेंशन।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से MBBS की इन खाली पड़ी सीटों पर फैसला लेने को कहा। क्या 40% दृष्टिबाधित लोग फिजियोथेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं? हाईकोर्ट ने पूछा राज्य परिषद से महाराष्ट्र में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों और अधिकार कार्यकर्ताओं से एक्सेसिबिलिटी में सुधार के लिए मांगे हैं सुझाव। यदि रोजगार के दौरान हुई है 40% विकलांगता और सरकारी कर्मचारी का किया गया है कैडर डाउन, तो उसके वेतन पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव, कहा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। श्रीलंकाई महिला के साथ सर्जरी में लापरवाही का मामला। रायबरेली में वादाकारियों के लिए की गई है व्हील चेयर की व्यवस्था। घर में घुसकर विकलांग के परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। दिव्यांग छात्रों ने भजन प्रस्तुति करके मोह लिया दर्शकों का मन।